साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कैटेगरी हैं, ये जो जितने भी ये आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, सब कैटेगरी और कैटेगरी है, इनको एयर प्योरीफायर क्यों चाहिए, इनको क्या फायदा होगा, खास करके आज के सिचुएशन को देखते हुए, मतलब कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए, और जो अनलॉक अभी शुरू हो चुका है, लोग नॉर्मल अब आना जाना शुरू हो गया है, लोग इंटर स्टेट भी मूवमेंट कर सकते हैं और धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है सारी चीजें। तो इस दौरान, जब नॉर्मलाइजेशन के दौरान जो कोविड का खतरा है, तो उस खतरे को किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं, खास करके इन लोगों के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि खतरा है किस चीज का और खतरा किस चीज से है और वो क्यों है। आप तो जानते ही हैं कि ये जो कोरोना वायरस है, ये हवा के जरिए फैलते हैं, और मैं आपको आज थोड़ा एक नया पर्सपेक्टिव, नया एंगल बताना चाहता हूं कि स्पेशली आज की डेट में ये सेमी कॉमर्शियल और कॉमर्शियल के लिए खतरा क्यों है। सेम खतरा घर के अंदर भी हो सकता है, तो अगर आप घर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अपने यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो उसको भी आपको आज हम उस चीज को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का एक आर्टिकल है जो लगभग अप्रैल के महीने में पब्लिश किया गया था। इस आर्टिकल में ये कहा गया था कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन फैलते कैसे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल, आप प्लीज नोटपैड लेके रखिएगा, क्योंकि आज मैं कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करूंगा जो आपके लिए यूजफुल होंगे। तो ये जो ड्रॉपलेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पहले हम ये समझते हैं कि ड्रॉपलेट्स होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग सांसें छोड़ते हैं, हम लोग हंसते हैं, हम लोग गाना गाते हैं, हम छींकते हैं या खांसते हैं, उस दौरान हमारे मुंह से पानी की बूंदें निकलती हैं, छोटी छोटी। ये जो पानी की बूंदें निकलती हैं छोटी, इसके अलग अलग साइजेस होते हैं। जैसे मान लीजिए आप छींकते हैं, तो रुमाल के ऊपर या हाथ के ऊपर जब छींकते हैं, तो हमें कुछ पानी की बूंदे जो ड्रॉपलेट्स है वो बड़े बड़े से दिखाई देते हैं, कुछ छोटे छोटे दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इनविजिबल है, वो हमें नहीं दिखाई नहीं देते। तो आज आज कोरोना वायरस के सिचुएशन में जो इन्फेक्टेड एसिम्टोमेटिक पर्सन है, मतलब इन्फेक्टेड तो है लेकिन एसिम्टोमेटिक है, तो उनके जो मुंह के अंदर से ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, पानी की बूंदें निकलेंगी। कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो अकेले हवा में नहीं निकलता, वो आपके लिए हवा में अपने आप नहीं फैलते, वो उसको सहारा चाहिए, उसको कैरियर चाहिए। और ये जो पानी की बूंदें हमारे मुंह से निकलते हैं, ये ड्रॉपलेट्स, तो ये ड्रॉपलेट्स बन जाता है इनका कैरियर। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन जो एसिम्टोमेटिक है, वो इधर उधर घूम रहे हैं, तो ये मुंह के अंदर से जो पानी की बूंदें निकलती हैं, कोरोना वायरस उसके जरिए एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे बाहर निकल सकता है। अब ये जब बाहर निकलता है, तो मान लीजिए हमें क्या कहा जा रहा है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए कहा जा रहा है, और हमें मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है। तो ये दोनों चीजें हम क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए एक एसिम्टोमेटिक पर्सन, जो आदमी बात कर रहा है या छींक रहा है या सांसें छोड़ रहा है, तो उनके मुंह से जो निकलेंगे ड्रॉपलेट्स, वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक ट्रांसमिट हो सकता है। कैसे कि मुंह के जरिए ट्रांसमिट हो सकता है, हम जब सांस लेते हैं उसके जरिए ट्रांसमिट हो सकता है, इवन आईज, जो हमारे आंखें अगर खुले हैं तो आंखों के जरिए भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये वजह है कि हम आज सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनते हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन दो तरीके का है। एक, आप आउटडोर की बात करेंगे, मतलब सड़क के ऊपर, मतलब सड़क खुले आसमान के नीचे। दूसरा हम बात करेंगे बंद एसी कमरे के अंदर का, मतलब लो वेंटिलेटेड क्लोज्ड एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट। अगर हम बाहर की बात करें, मतलब खुले आसमान के नीचे, तो ये जो ड्रॉपलेट की ट्रांसमिशन है, ये जो इन्फेक्शन ड्रॉपलेट्स के जरिए जो निकलते हैं, ये हवा में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। क्योंकि अगर आप खुले आसमान के नीचे बात करेंगे, सड़क के ऊपर बात करेंगे, तो वहां पे एक नेचुरल एयर करंट होता है, एक हवा की मूवमेंट है।
तो हवा की मूवमेंट की वजह से जो है इन्फेक्शंस का फैलना जो है रिड्यूस हो जाता है। वो एक नेचुरल मूवमेंट की वजह से इन्फेक्शन एक जगह सेटल नहीं रहता। मैं आपको समझा पाया? अब अगर यही चीज हम किसी बंद कमरे की बात करेंगे, अगर क्लोज्ड एनवायरनमेंट की बात करेंगे, यही जो ड्रॉपलेट्स है एक एयर कंडीशनड क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, ये जो ड्रॉपलेट्स है इसे आप कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, या तो आप जो इन्फेक्टेड पर्सन से निकलते हैं उसे आप कह सकते हैं इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। अब ये एयर कंडीशन रूम के अंदर बन जाता है सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। अब देखिए, एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो मुंह से पानी की बूंदें निकलती हैं उसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। इन्फेक्टेड पर्सन के लिए वो कोरोना वायरस जो है ड्रॉपलेट बन जाता है, कोरोना वायरस का कैरियर। बाहर इतना खतरा नहीं है बिकॉज बाहर एक नेचुरल एयर की मूवमेंट है, एयर करंट है, हवा की मूवमेंट है। तो अगर आपने मास्क पहना है, दो आदमी बात कर रहे हैं मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग रख के, तो खतरा उतना नहीं है क्योंकि एक नेचुरल एयर करंट है। लेकिन यही चीज अगर आप बंद कमरे में बात करेंगे, बंद कमरे की बात करेंगे एयर कंडीशन रूम में, तो ये जो इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है जिसके साथ कोरोना वायरस एम्बेडेड हो सकते हैं, इंक्लूडेड हो सकते हैं, वो बन जाता है सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब हवा में काफी देर तक तैरता रहेगा, क्योंकि ना एयर कंडीशनर ना सीलिंग फैन इसको रिड्यूस कर सकता है। यही चीज यहाँ पे भी बताया गया है कि सीलिंग फैन या एयर कंडीशनर से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कमरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। मतलब एक एयर कंडीशनर लगाने से क्या होगा कि उस कमरे में हवा में तैरता रहेगा, सस्पेंडेड रहेगा काफी देर तक, इसीलिए कहा जाता है इसको सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। ये आप चीजें नोट कर लीजिए। आई होप मैं आपको समझा पाया ये कॉन्सेप्ट कि एक बंद कमरे में, बंद एयर कंडीशन रूम में ये जो सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है जो कोविड का कैरियर है, वो काफी देर तक हवा में तैरता रहेगा। अब ये हवा में अगर तैरते रहेंगे तो अगर उस कमरे में लोगों का आना जाना है, राइट, अगर लोगों का आना जाना है तो इन्फेक्शन हवा में से उस आदमी तक पहुंच सकता है, या उस आदमी में, उस कमरे में जो ज्यादा देर तक रहते हैं। मान लीजिए अब हम चलते हैं कि किस कैटेगरी में हमारा ये बेनिफिट देगा। जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, मान लेते हैं इंडिविजुअल डॉक्टर्स क्लिनिक। हम उन डॉक्टर्स क्लिनिक की बात कर रहे हैं जिनके घर के नीचे या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जिनकी अपनी क्लिनिक है। मतलब खास करके डेंटिस्ट हो गए, आपके पेडियाट्रिशियंस हो गए जो बच्चों के डॉक्टर्स है, और आपके गायनेकोलॉजिस्ट है, ईएनटी और पल्मोनोलॉजिस्ट। खास करके ये जो डॉक्टर कैटेगरी हैं, ये जो सब कैटेगरी है डॉक्टर्स के, इनके लिए इनको सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि इनके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत वल्नरेबल है, काफी ज्यादा। डेंटिस्ट को अगर छोड़ दे, डेंटिस्ट में क्या है, डेंटिस्ट की और ज्यादा प्रॉब्लम है। डेंटिस्ट में जब मुंह के अंदर प्रेशर पाइप से डाला जाता है, केमिकल्स डाले जाते हैं या मेडिसिन डाले जाते हैं या क्लीनिंग सोल्यूशन डाले जाते हैं या ड्रिलिंग किया जाता है, उस दौरान एरोजॉल्स का पैदा होता है मुंह के अंदर से। ड्रॉपलेट और एरोजॉल में डिफरेंस ये है कि एरोजॉल के अंदर काफी सारी चीजें इकट्ठे हो सकता है। ड्रॉपलेट में क्या है कि कोविड और मॉइस्चर का ड्रॉपलेट, इसके अलावा कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा उसके अंदर। लेकिन एरोजॉल्स जो है, एरोजॉल्स के अंदर केमिकल्स भी हो सकते हैं और कई बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, दूसरे टाइप के बैक्टीरिया जो मुंह के अंदर पाए जाते हैं वो भी हो सकते हैं, और कोरोना वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है। और एरोजॉल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ये भी एक और डिफरेंस है ज्यादा, कि ड्रॉपलेट्स अगर किसी नॉर्मल डॉक्टर की बात करेंगे जो कि जनरल फिजिशियन है या पल्मोनोलॉजिस्ट है, उनके जो कंसल्टेशन एरिया है, कंसल्टेशन रूम है जहां पे वो पेशेंट्स को देखते हैं, वहां पे ड्रॉपलेट का कंसंट्रेशन कम होगा। लेकिन अगर डेंटिस्ट की बात करेंगे, चूंकि वो एरोजॉल है, एरोजॉल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। एरोजॉल एक्टिविटी वैसे अगर आप
एक डेंटल प्रोसीड्योर की बात करेंगे आधे घंटे का, उसमें एरोजोल का प्रोसीड्योर 5 से 7 मिनट का होता है, लेकिन उस 5 से 7 मिनट में जितने ड्रॉपलेट्स या एरोजोल जनरेट होंगे वो हमारे नॉर्मल जो डॉक्टर है उनसे बहुत ज्यादा है, उस 5 मिनट में जितना जनरेट होगा। तो डेंटिस्ट के लिए एयर प्योरीफायर तो बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, बाकी जो डॉक्टर्स है उनके लिए भी यूजफुल हो सकता है। क्यों? डॉक्टर को कम से कम 3-4 घंटा उस कमरे में रहना पड़ेगा, और किस तरीके के पेशेंट आ रहा है हमें नहीं पता। अगर कोई पेशेंट मान लीजिए 10 मिनट के लिए भी आता है और वो इन्फेक्शन ड्रॉपलेट्स के साथ छोड़ के जाता है, एयर कंडीशन रूम में वो काफी देर तक सस्पेंडेड रहेगा, और सस्पेंडेड रहने के कारण क्या होगा, खतरा मल्टीप्लाई हो जाता है, क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा मल्टीप्लाई हो जाता है। आई होप मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया। दूसरा, ये तो डॉक्टर्स का कैटेगरी हमने देख लिया। खास करके अगर हम इन डॉक्टर्स की बात करेंगे, इनके जो कंसल्टेशन रूम है जहां पे डॉक्टर का पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, या जो डेंटल ऑपरेटरी है जहां पे प्रोसीड्योर करते हैं डेंटिस्ट, ये जो इनकी रूम साइज होंगे 70-80% केसेस में ये जो रूम साइज होंगे वो लगभग 100 से 150 स्क्वायर फीट के अंदर होगा। आप ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो हम वेस्टीज और शार्प प्रोडक्ट जो दे रहा है आपको, वो ये मॉडल है J30M-B, और ये 250 स्क्वायर फीट के लिए सूटेबल होता है। जब ये 250 स्क्वायर फीट के लिए सूटेबल होगा तो हम लोग आपको आज जो सब कैटेगरीज या कैटेगरीज बताएंगे, हम उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिक बताएंगे कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, इस प्रोडक्ट के लिए कौन कौन से सेगमेंट यूजफुल है। ठीक है, तो अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं, जो कंसल्टेशन रूम है या डेंटल ऑपरेटरी है, 70% केसेस में ये जो रूम के साइज होंगे 100 से 150 स्क्वायर फीट के अंदर होगा, जहां पे हमारा प्रोडक्ट सूटेबल बैठ सकता है, सूटेबल काम करेगा। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे सूटेबल होगा। तो आप ऐसी जगह इसको मत लेके जाए जहां पे हमारे प्रोडक्ट सूटेबल नहीं होगा। दूसरा कैटेगरी में हम जाते हैं, दूसरे सब कैटेगरी में देखते हैं कि जैसे स्मॉल होम ऑफिसेस, जैसे जिनके अपने इंडिविजुअल ऑफिसेस है, उसमें एडवोकेट्स हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं। आप थोड़ा विजुअलाइज करिए कि इन लोगों का ऑफिस किस तरीके का होता है। एक कमरा होता है जहां पे या एडवोकेट हो या तो सीए हो, एक कमरा ऐसा हो सकता है जहां पे वो खुद बैठते हैं, और एक साथ में एक और छोटा कमरा होता है जहां पे उनके स्टाफ बैठते हैं, 1-2 स्टाफ बैठते हैं। ठीक है, कुछ केस में ऐसा होता है कि कमरा थोड़ा सा बड़ा होता है, और उसी कमरे में एक कोने में जो ओनर बैठते हैं, जैसे एडवोकेट या सीए बैठते हैं, और उसके साथ 2-3 जो एम्प्लॉइज है उसी कमरे में एक और कॉर्नर में बैठते हैं। तो अगर आप ये आर्किटेक्चर देखें, विजुअलाइज करें, तो ये एरिया जो है 100-200 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होगा। मतलब अगर इंडिविजुअल एडवोकेट है या उनके अलग से ऑफिस है, तो दो अलग अलग होगा, 100-100 का होगा या छोटा होगा। अगर तो एक साथ होगा तो भी 150-200 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होगा। और खास करके इन जगहों पे एडवोकेट, सीए, आर्किटेक्ट, इन जगहों पे लोगों का आना जाना ज्यादा है। जितना डॉक्टर्स के पास आना जाना है उतना ही इन लोगों के पास आना जाना है। तो यहाँ पे भी एयर प्योरीफायर लगाने से ये जो सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, और उसके जरिए जो क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है एयर कंडीशन रूम में, वो भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तो हमने अपॉर्चुनिटी देखा कि आज के कंडीशन में कैसे हम लोगों को मदद कर सकते हैं। ठीक है, और वो क्यों मदद कर सकते हैं, एयर कंडीशन रूम में खतरा ज्यादा क्यों है। ठीक है, फिर हमने देखा कि कौन कौन से कैटेगरीज और सब कैटेगरीज में हमारा प्रोडक्ट सूटेबल हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ रहा हूं, और सब लोग बहुत इंटरेस्टेड भी होते हैं कि हॉस्पिटल में हमारा एयर प्योरीफायर किस तरीके से मदद कर सकता है और हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए हॉस्पिटल्स को। तो अब मैं इसके थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। अगर आप हॉस्पिटल्स के बारे में सोचेंगे, हॉस्पिटल में कई तरीके के लोग होते हैं एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। मान लीजिए कौन कौन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स के अटेंडेंट होते हैं, हाँ, डॉक्टर्स के स्टाफ होते हैं, नर्सेस होते हैं, हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ है और जो अकाउंट्स के स्टाफ है वो लोग होते हैं,
फिर हॉस्पिटल का जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो होते हैं, कई तरीके के मेंटेनेंस होते हैं ना, उनके स्टाफ होते हैं। फिर पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट्स के रिलेटिव्स होते हैं। तो आप देखिए कितने कितने तरीके, अलग अलग तरीके के, और साथ में लैब टेक्नीशियंस होते हैं, लैब असिस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए एक हॉस्पिटल, हम लोग टारगेट करेंगे 50, 100 और 150 बेडेड हॉस्पिटल्स को। ये जो हॉस्पिटल की सिनेरियो है, यहाँ पे कितने वैरायटी ऑफ लोग हैं, कितने तरीके के लोग हैं, और ये जितने भी लोग हैं वो एक छत के अंदर वो सारे सब लोगों का आना जाना है। और कई एरियाज ऐसे हैं जहां पे मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जाते हैं। मान लीजिए पेशेंट रूम में डॉक्टर्स भी जाते हैं, डॉक्टर्स के अटेंडेंट जाते हैं, नर्सेस जाते हैं, फिर मेंटेनेंस के स्टाफ जाते हैं, कभी कभी अकाउंट्स के स्टाफ भी जाते हैं, है ना। और फिर पेशेंट के रिलेटिव्स और उनके अटेंडेंट्स भी जाते हैं। तो पेशेंट का रूम सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है आज के सिचुएशन में, जहां पे इतने तरीके के लोग जा रहे हैं, और कोई भी जा रहा है 10-15 मिनट तो रुक ही रहे हैं। तो एयर कंडीशन, खास करके ये जो पेशेंट के रूम्स होते हैं वो एयर कंडीशनड होते हैं, और अगर सिंगल रूम है तो 80-90 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होगा। अगर डबल रूम है तो 150 स्क्वायर फीट होगा, या बहुत ज्यादा होगा तो 200 स्क्वायर फीट का होगा। अगर 4 बेडेड रूम है तो हो सकता है 300 स्क्वायर फीट का हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पेशेंट रूम एक ऐसी जगह है जहां पे क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है, सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को बहुत देर तक रहने का ज्यादा खतरा है। तो वहां पे एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप लैब्स की बात करेंगे, लैब्स भी एक ऐसी जगह है जहां पे कई सारे लोग जाते हैं, पेशेंट, लैब टेक्नीशियंस, नर्सेस, मेंटेनेंस स्टाफ जाते हैं, है ना। हो सकता है डॉक्टर्स या उनके अटेंडेंट्स ना जाते होंगे उतने, राइट, लेकिन इतने सारे लोग जाते हैं। तो लैब्स का भी साइज अगर देखेंगे, किसी भी हॉस्पिटल में लैब का क्या साइज होता है, मतलब 100 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट में एमआरआई लैब, एक्सरे लैब, अल्ट्रासाउंड लैब, या जो भी आप लैब्स की बात करेंगे वो भी 100-150 स्क्वायर फीट के अंदर अंदर होगा। तो वहां पे एयर प्योरीफायर हमारा ये जो सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है रिड्यूस कर सकते हैं। डॉक्टर्स के चेंजिंग रूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि चेंजिंग रूम में उनके घर जाने वाले कपड़े रहते हैं, और वो हॉस्पिटल के कपड़े वहां पे चेंज करके फिर घर जाने वाले कपड़े पहनते हैं। तो वहां पे भी एयर प्योरीफायर जो है क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने में मदद कर सकता है। फिर नर्सेस के रूम्स है, वहां पे भी एयर प्योरीफायर, नर्सेस का जो नर्सिंग स्टेशन बोलते हैं, या नर्सेस का जो एरिया होता है, वहां पे भी एयर प्योरीफायर यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा हॉस्पिटल के सिनेरियो में किस तरीके से एयर प्योरीफायर मदद कर सकता है। और जब आप अप्रोच करेंगे, आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि आज के जो कोविड-19 की सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हम अपने प्रोडक्ट्स को उनको ऑफर करके उनको मदद कर रहे हैं। आप इस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को देखिएगा। कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये हम उनके लिए खर्चा नहीं है, उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट है। किसी भी हॉस्पिटल के लिए, किसी भी एडवोकेट्स के लिए, किसी भी सीए के लिए या डॉक्टर के लिए ये एक इन्वेस्टमेंट है। किस तरीके का इन्वेस्टमेंट, कि आप अपने आप को भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, साथ के साथ जो आपके हॉस्पिटल में या जो आपसे कंसल्टेंसी लेने आ रहे हैं उनको भी एक तरीके का प्रिवेंशन दे रहे हैं, उनके लिए भी आप चिंता कर रहे हैं। मतलब जो भी आदमी जा रहा है या एडवोकेट से मिलने जा रहा है या सीए से मिलने जा रहा है, उनका एक एक्सपेक्टेशन होगा कि मैं वहां पे जब जाऊंगा, मैं सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। कोई भी जाएगा जब वो सोचेगा ना, तो ये आप अपने क्लिनिक में या अपने ऑफिस में या अपने हॉस्पिटल में लगा के आप एक बेटर एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, क्रॉस इन्फेक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं, प्लस एट द सेम टाइम इतने सारे जो लोग आपके वहां आ रहे हैं, आपके स्टाफ है, मेंटेनेंस स्टाफ है, डॉक्टर्स है, पेशेंट है, उनके लिए भी एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि हाँ, मैं एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में हूँ। ठीक है, और इसका कोई कीमत नहीं होता, इस सिक्योरिटी का कोई कीमत नहीं होती, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सिक्योरिटी जो है उसके लिए एक आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे किसी भी तरीके की सिक्योरिटी क्यों ना हो,
और आप एयर प्योरीफायर के जरिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। होटल्स, अगर आप होटल कैटेगरी देखेंगे आज की डेट में दे आर स्ट्रगलिंग। आज की डेट में उनकी ऑक्यूपेंसी इतनी नहीं है, बट धीरे धीरे जैसे सितंबर में बहुत सारी चीजें खुल गया है। मेट्रो भी मेरे ख्याल से कल से मेट्रो चालू हो गया है, बहुत सारे एयरक्राफ्ट ऑलरेडी चलना शुरू हो गए, ट्रेन चालू हो गए, इंटरस्टेट बस चालू हो गए, तो लोगों का आना जाना हो रहा है। तो जैसे ही लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा वैसे वैसे होटल्स की ऑक्यूपेंसी बढ़ती रहेगी। सेम यहाँ पे भी कोई भी, हम लोग 2 से लेके 3 स्टार और 4 स्टार होटल्स की बात कर रहे हैं, जहां पे जिसको बोटिक होटल भी कह सकते हैं, जो 2000 से लेके 6000 रुपए के रेंज में वो चार्ज करते हैं गेस्ट से अपने। तो जो आदमी 2000 से लेके 6000 रुपए खर्च करने के लिए आएगा एक नाइट स्टे करने के लिए, उनका भी एक्सपेक्टेशन होगा, उनका भी एक खौफ होगा, डर होगा उनके माइंड में कि मैं अगर 8-10 घंटे उस कमरे में रहूंगा तो मेरे को ना इन्फेक्शन लग जाए। तो एयर प्योरीफायर से आप अपने गेस्ट के कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, अपने होटल्स की रेटिंग बढ़ा सकते हैं कि हाँ ये जो एक ऐसा होटल है जो अपने गेस्ट का देखभाल करते हैं, एयर प्योरीफायर लगा रखा है कमरे में, जिससे क्रॉस इन्फेक्शन को आप रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो इसको भी एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना चाहिए। और अगर आप खर्चे की बात करेंगे, ये जितने भी कैटेगरीज आपके सामने हैं, इनके लिए 18,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, मतलब मान लीजिए हॉस्पिटल में अगर वो कोई 150 बेड हॉस्पिटल है या 100 बेड हॉस्पिटल है, अगर 100 बेड हॉस्पिटल में 200 पीस भी प्योरीफायर लगा देते हैं या 100 पीस प्योरीफायर लगा देते हैं, तो वो 100 पीस प्योरीफायर का जो खर्चा है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो 3 से लेके 6 महीने के अंदर निकाल सकते हैं, रिकवरी हो सकती है। अगर पेशेंट से 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए भी एक्स्ट्रा लेते हैं तो भी 6 महीने के अंदर अंदर वो पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। और आप मैं तो ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप खुद अपने कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि कोई 100 बेड हॉस्पिटल में कितने लोग आते हैं, और अगर 40-50 रुपए आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, कोई माइंड नहीं करता है अगर आप एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट देते हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि दिस इज एन इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एवरीबडी। आप सबकी ख्याल रख रहे हैं, मतलब जो एडवोकेट है अगर वो 18,500 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो ही इज थिंकिंग अबाउट हिज एम्प्लॉइज ऑल्सो, ही इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ ऑल्सो, ही इज थिंकिंग अबाउट हिज फैमिली ऑल्सो, ही इज थिंकिंग अबाउट हिज कस्टमर्स ऑल्सो, राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फाइनली अगर आप स्मॉल बिजनेसेस की बात करेंगे, इसमें डे केयर सेंटर्स होते हैं। खैर अभी डे केयर सेंटर चालू नहीं हुआ है, बट वो भी धीरे धीरे चालू होने लगेगा। जब लोग ऑफिस जाना शुरू करेंगे तो बच्चों को कहीं तो छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये भी डे केयर सेंटर्स भी धीरे धीरे चालू होने लगेगा जब लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। सलोन बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा खतरा भी सलोन में हो सकता है, राइट। तो वहां पे भी किसी भी सलोन में मतलब अगर मैं मीडियम या ऊपर क्लास के सलोन की बात कर रहा हूँ, कोई भी लोग आते हैं वहां पे 500-1000 रुपए इजीली खर्च कर लेते हैं आधे पौन घंटे के अंदर। अब जो आदमी 500-1000 रुपए खर्च करेंगे आधे पौन घंटे के अंदर, वो उसके भी एक्सपेक्टेशंस होंगे, उनके भी एक्सपेक्टेशंस होंगे कि मैं सेफ रहूं यहाँ पे। तो सलोन्स में भी एयर प्योरीफायर मदद कर सकता है। और जिम और सलोन के लिए क्या होगा कि वहां पे आपको हो सकता है मल्टीपल यूनिट्स प्रोपोज करना पड़े। हमारा प्रोडक्ट जो है 250 स्क्वायर फीट का है, लेकिन जहां पे इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है जैसे हॉस्पिटल्स है, वहां पे आप 250 स्क्वायर फीट मत मान के चलिए, वहां पे आप 100-150 स्क्वायर फीट मान के चलिए। क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, आपकी एफिशिएंसी थोड़ा ज्यादा चाहिए। एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगा जब, देखिए 250 स्क्वायर फीट ऑप्टिमम है। कम एरिया में लगाएंगे तो एफिशिएंसी ज्यादा होगा, छोटे एरिया में लगाएंगे तो एफिशिएंसी ज्यादा होगा, बड़े एरिया में लगाएंगे तो एफिशिएंसी थोड़ा कम होगा। ऐसा नहीं है कि आप 300 में नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन उसमें एफिशिएंसी कम होगा। खास करके हॉस्पिटल्स की सिनेरियो में जहां पे इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है, सस्पेंडेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, कई तरीके के लोग आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ people accumulating at a given point of time is very high. हो सकता है एडवोकेट्स और सीए के पास दिन में 3 या 4 लोग आ रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में वो हर 10-15 मिनट में 3-4 लोग आते हैं, राइट। ये है। तो ये रहा अभी तक हमने क्या
क्या चीजें जाना है एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये जाना कि ड्रॉपलेट्स क्या होता है, और आज की डेट में ड्रॉपलेट्स, ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, आज खतरा क्यों है? क्योंकि कोरोना वायरस को कैरियर चाहिए, और ड्रॉपलेट बनता है कोरोना वायरस का कैरियर। और ये जो ड्रॉपलेट है आउटडोर एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा खतरा नहीं क्रिएट करता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इजीली एयर करंट से डिसिपेट हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, एक जगह नहीं रहते। अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहना है तो खतरा ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन यही चीज अगर आप इंडोर एनवायरनमेंट की बात करेंगे, खास करके एयर कंडीशनड लो वेंटिलेटेड इंडोर एनवायरनमेंट, वहां पे ये जो सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, जो काफी देर तक हवा में सस्पेंडेड रहेगा, वो डिसिपेट नहीं हो पाएगा जो बाहर में होता है। तो चूंकि ये डिसिपेट नहीं हो सकता, इसलिए ये खास करके ये जो कैटेगरीज आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है हमारा एयर प्योरीफायर। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसा क्या खास बात है हमारे एयर प्योरीफायर में कि हमारा एयर प्योरीफायर ऐसा कैसे काम कर सकता है, ऐसी सिचुएशन में हमारे एयर प्योरीफायर कैसे काम करता है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं, जस्ट अ मिनट। राइट, देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर हमारे प्रोडक्ट में फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जिसे पैसिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। मतलब हवा को खींच के लेके आओ फिल्टर की तरफ, और फिल्टर के जरिए जब हवा पास करेगा तो दूसरी तरफ साफ हवा मिलेगी, जो इम्प्यूरिटीज है फिल्टर में ट्रैप हो जाएगा। यह है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम का, जिसे पैसिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब क्या है कि हम आपको दे रहे हैं 3 तरीके का फिल्टर। सबसे पहला है प्री फिल्टर, जो कि 10 माइक्रोन तक के हैं। अगर मैं 10 माइक्रोन का डेफिनेशन बताऊं आपको, तो हमारे जो बाल है वो है लगभग 50 माइक्रोन के। तो 10 माइक्रोन आप ये समझ सकते हैं कि हमारे बाल से जो 4-5 गुना जो छोटा पार्टिकल है वो भी हमारे प्री फिल्टर में रुक सकता है, और उसको वॉश कर सकते हैं आप। सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्री फिल्टर हमारा वॉशेबल है। राइट, ये है हमारा प्री फिल्टर। तो अगर आप घर पे लगा रहे हैं तो 15-20 दिन में एक बार वॉश कर लीजिए। अगर आप हॉस्पिटल या सेमी कॉमर्शियल कैटेगरी में लगा रहे हैं तो हो सकता है आपको हफ्ते में एक बार इसको वॉश करना पड़े। दूसरा है कार्बन फिल्टर, जो कि गैसेस और केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। तीसरा हेपा फिल्टर। ये जो हेपा फिल्टर है, इसकी एक खास बात है, हम आपको दे रहे हैं एंटी बैक्टीरियल H14 ग्रेड हेपा फिल्टर। आप ये नोट कर लीजिए, एंटी बैक्टीरियल H14 ग्रेड हेपा फिल्टर। एंटी बैक्टीरियल का मतलब यह है कि इस हेपा फिल्टर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस वहां पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। H14 ग्रेड का मतलब है ये हाईएस्ट एफिशिएंसी, हाईएस्ट ग्रेड का हेपा फिल्टर माना जाता है। तो हम जिस कॉस्ट में आपको H14 ग्रेड का हेपा फिल्टर दे रहे हैं, कंपटीशन हमसे 3 गुना प्राइस पे आपको H14 ग्रेड हेपा फिल्टर देता है। राइट, जो सबसे ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो हेपा फिल्टर है 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। आप कहेंगे कि अरे, आप कह रहे हो 0.3 माइक्रोन, कोरोना वायरस का जो साइज है वो तो 0.12 या 0.15 माइक्रोन के बीच में होता है, तो ये हेपा फिल्टर कैसे रोक पाएगा? बहुत बढ़िया सोच है आपका। तो ये है कि जो कोरोना वायरस है वो अकेले हवा में नहीं घूमता, वो साथ में ड्रॉपलेट्स को लेके घूमता है। और ये जो ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट की साइज जो होती है वो 1-2 माइक्रोन से ऊपर होता है। मतलब रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो हमारे लिए इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, जो मैं सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की बात कर रहा था, इनकी जो साइज होती है वो मिनिमम अगर होगा तो भी 1 माइक्रोन का होगा। ऑन एन एवरेज ये 1 से 2 माइक्रोन के होते हैं, जिसके साथ कोरोना वायरस ट्रैवल करता है एज ए कैरियर। तो हमारा जो हेपा फिल्टर है, जो कि 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को रोक सकता है, तो 1 माइक्रोन के ड्रॉपलेट को तो रोक ही सकता है। अब जब ड्रॉपलेट को रोक देगा तो ड्रॉपलेट तो निकल जाएगा, लेकिन जो वायरस फिल्टर में रह जाएगा वो थोड़ी देर के बाद वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा फिल्टर के अंदर ही। यह है कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं कि सिर्फ फिल्टर का होना जरूरी नहीं है। हमारे पास ये 3 फिल्टर है, उसके खास बात मैंने आपको बताया।
लेकिन सिर्फ ये फिल्टर का होना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि ये जो मैंने आपके कहा था वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, मतलब एक एयर सर्कुलेशन क्रिएट करता है रूम के अंदर। इंडिया में जितने भी एयर प्योरीफायर ब्रांड है वो सबके पास ये 3 फिल्टर्स है, सबके पास फिल्टर्स है। लेकिन हमारे पास ऐसी एक खास बात है, जो हमारे जो ये जो सक्शन कैप और क्लीनिंग एफिशिएंसी है वो उसको बढ़ा देता है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक छोटा सा वीडियो, जिससे आपको ये पता लगेगा कि सिर्फ फिल्टर का होना जरूरी नहीं है। कंपटीशन तो फिल्टर दे रहा है, लेकिन हमारे पास एक बेहतरीन एयर फ्लो टेक्नोलॉजी है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, यह है एक एक्सपेरिमेंटल बॉक्स। इसमें आपको ये जो रेड कलर का एरो दिख रहा है, ये है कंपटीशन का। मार्केट में जितने भी प्यूरिफायर मिलते हैं उनका हवा जो निकलता है वो स्ट्रेट ऊपर की तरफ निकलता है, मतलब ये देखिए सीलिंग से टकरा के फिर नीचे आ जाता है, राइट। तो अब देखिए इस समय हवा यहां से निकल रहा है, लेकिन आप यहाँ पे एक ब्लू कलर का फैन देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का जो है इसकी कोई मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे मूवमेंट ना होने का मतलब यह है कि जो हवा निकल रहा है यहाँ से वो प्यूरिफायर के आसपास सीमित रहेगी। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। हवा स्ट्रेट निकल के सीलिंग से टकरा के नीचे आ जाते हैं, इसका मतलब एफिशिएंसी प्यूरिफायर के आसपास रहेगी। अब देखिए हमने हमारा जो यूनिक 20 डिग्री एयर फ्लो है हमने ऑन कर दिया, और जैसे ही हमने ऑन कर दिया इमीडिएटली पंखे की मूवमेंट शुरू हो गई, जिससे हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि जो कंपटीशन है वो पूरे कमरे में इतनी एफिशिएंटली क्लीनिंग नहीं कर सकता। और हमारा जो 20 डिग्री एयर फ्लो के कारण हम बेहतर तरीके से ये जो सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है वो बेहतर तरीके से पूरे कमरे से रिड्यूस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम बात कर रहे हैं किसकी, खतरा किस चीज का है, सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। और ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है ये क्या एक जगह रहेगा या प्यूरिफायर के आसपास रहेगा, ये पूरे कमरे में रहेगा। तो प्यूरिफायर वही कामयाब है सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को रिड्यूस करने के लिए जो पूरे कमरे में एक बेहतर एफिशिएंसी दे सकता है, जिसका आपने वीडियो देखा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो दिखा दिया, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी मतलब कस्टमर हो जिनको प्यूरिफायर, या आपने अप्रोच किया किसी को, आपने कॉन्सेप्ट बताया, अगर ये डेमो दिखा दिया आपने प्रॉपरली, तो किसी और प्यूरिफायर का कोई चांस ही नहीं है। मतलब आपका स्टेप ही ये होना चाहिए कि पहला स्टेप ये होगा कि हम ये बताएं कि खतरा किस चीज से है और क्यों है, राइट, पॉइंट नंबर 1। दूसरा हम ये बताएंगे कि हमारा जो एयर प्यूरिफायर है वो किस तरीके से काम करता है, जो फिल्ट्रेशन सिस्टम मैंने आपको बताया, राइट, और बेटर क्यों है, ये वाला 1 मिनट का वीडियो। आज के प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आपको मेरा कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। वैसे तो ये जो वीडियो है आपको शार्प इंडिया यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, और मैं आपको अपने कांटेक्ट डिटेल्स दे दूंगा ताकि जो मैं आज प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, जो इमेजेस दिखा रहा हूँ, वो भी मैं आपको शेयर कर सकूं, इसके साथ ये वीडियोस भी शेयर कर सकूं। तो आप, आई होप मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया कि कंपटीशन की प्यूरिफायर स्ट्रेट हवा निकलता है, ऊपर से टकरा के नीचे आ जाते हैं, तो एफिशिएंसी प्यूरिफायर के आसपास सीमित रहेगी। लेकिन हमारा जो 20 डिग्री एयर फ्लो है जो एक बेहतर प्यूरिफिकेशन एफिशिएंसी देता है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि हमारे पास एक और टेक्नोलॉजी है, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, जिसके वजह से हम एक बेहतर एफिशिएंसी दे सकते हैं। मतलब अगर बाकी ब्रांड के एयर प्यूरिफायर के पास सिर्फ हेपा फिल्टर, कार्बन फिल्टर और प्री फिल्टर है, हमारे पास जो है प्लाज्मा क्लस्टर के कारण आपको एक मल्टीप्लाइड एफिशिएंसी मिलता है। और प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी हमारे सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी है। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये 128 पेज का डॉक्यूमेंट है। हमारा जो प्यूरिफायर है 32 लैब्स सर्टिफाइड है, 32 लैब, दुनिया भर के 32 लैब्स ने हमारे प्यूरिफायर को सर्टिफाई किया है, कई तरीके के वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जेंस, पोलन से, राइट। तो हम इस सर्टिफिकेट के जरिए 2 चीजें प्रूव कर रहे हैं, एक हमारी एफिशिएंसी बेटर है, दूसरा हमारा टेक्नोलॉजी सेफ है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसमें कोई खराब चीजें नहीं निकल रहा, जो बाकी ब्रांड के प्यूरिफायर में कोई ऐसी सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं होता।
हम एफिशिएंट भी है, हम सेफ भी है। तो सर्टिफिकेट हमारा ये प्रूव करता है कि हमारा प्यूरिफायर ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज को निकाल सकता है। एक बेहतर टेक्नोलॉजी हम देते हैं जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, जो जिसकी एफिशिएंसी कई तरीके के बैक्टीरिया और वायरस में प्रूवन है, और साथ के साथ हम लोग आपको सेफ्टी दे रहे हैं, राइट। तो ये था आज का प्रेजेंटेशन। आई होप मैं टाइमली एंड कर पाया। अब आपके क्वेश्चंस लेंगे हम लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा।